अच्छा जी, तो हमारी बात चल रही थी, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हमने देखो यहाँ तक समझ लें कि रप्चर हो गया कोई चीज़, ठीक है। रप्चर होने के बाद ये चिपकने का काम करता था वो भी एक्टिवेट हो गया। अब हमने कुछ ऐसा देना है जो थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिसेप्टर को ब्लॉक करे, ताकि ये ऐलान ही ना करे कि क्लॉट बनाओ, ठीक है। चलें पहले इसको देखते हैं। थ्रोम्बोक्सिन थ्रोम्बोक्सिन A2 अब होता क्या है, नॉर्मली समझना है पहले, ठीक है। नॉर्मल समझेंगे तभी तो एबनॉर्मल समझ आएगा। देखो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का मतलब तो इतना तो पता होगा यार, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड होता है जिसको हम नाम देते हैं फास्फोलिपिड, इतना तो पता होगा। फॉस्फोलिपिड को जब हम आगे बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, जब इसको हम आगे केमिकली कुछ प्रोसेस के बाद देखते हैं तो एक चीज़ और बनता है जिसको हम अरेकिडोनिक एसिड बोलते हैं। अरेकिडोनिक एसिड बोलते हैं। जब एरेकिडोनिक एसिड जो है, इस पर क्या होगा कि एरेकिडोनिक एसिड पे एक इंजाइम काम करेगा। इंजाइम का मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा एक क्यूट सा, इसकी आंखें कैसी बनी परियों जैसी, एक प्यारा सा इंजाइम जो है इस एरेकिडोनिक एसिड पे काम करेगा। एरेकिडोनिक एसिड पे एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट जब करेगा एरेकिडोनिक एसिड पे काम करेगा, उस इंजाइम को हम बोलते हैं कॉक्स इंजाइम, ठीक है। कॉक्स इंजाइम, ये कॉक्स इंजाइम के रिजल्ट में जब कॉक्स इंजाइम एरेकिडोनिक एसिड पे एक्ट करेगा तो एक चीज़ बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट करते हैं किसको, थ्रोम्बोक्सिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को एक्टिवेट करते हैं, ताकि उठो यार कुछ हो रहा है, ठीक है, क्लॉट बनाओ, कुछ उठो क्लॉट बनाओ। अब हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसी दवाई देनी है जो इस कॉक्स को यहाँ से ब्लॉक कर दे, एरेकिडोनिक पे काम ही ना हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही ना बने, ताकि हमारा थ्रोम्बोक्सिन पे सिग्नल ही ना जाए। और उस दवाई का नाम है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन जो कि डिस्प्रिन के नाम से आपको टैबलेट मिलती है। अब समझ आई है कि ये एस्पिरिन यानी डिस्प्रिन एस्पिरिन कैसे काम करता है, ठीक है। अब होपफुली आपको समझ आ गई है कि ये हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 किस तरह काम करता है और किस तरह इसको ब्लॉक करना है। हमने कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करना है। कॉक्स एंजाइम को कौन ब्लॉक करेगा, ये एस्पिरिन ही काम करेगा। एस्पिरिन आएगा इस एंजाइम के हाथ ही काट देगा कि ना मेरी जान, तुमने आगे काम नहीं करना, ठीक है। इसीलिए ये ब्लॉक हो जाता है तो आगे काम होता ही नहीं है। चलें ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एडेनोसिन को देखते हैं कि एडेनोसिन जो है, ये हमने पढ़ लिया ना, एडेनोसिन कैसे काम करता है। चलें जी, हम अभी एडेनोसिन को देखते हैं कि एडेनोसिन जो है किस तरह काम करता है। अब देखो एडेनोसिन कुछ इस तरह काम करेगा। अब अच्छा जी, एडेनोसिन यानी इस तरह काम करेगा। एडिनो डाइफॉस्फेट जो है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस तरह काम करेगा। हमारे पास हमने कहा ना रिसेप्टर एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट के ऊपर यानी जो ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स के ऊपर एडिनोसिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के अपने ही ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं एडिनोसिन के। उन रिसेप्टर को नाम देते हैं P2Y12, इसको एक नाम देते हैं P2Y12। ये भी P2Y12 है, ये भी और ये भी। अब हमने क्या करना है, किसी तरह इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना है ताकि एडिनो डाइफॉस्फेट जो है ये आ जाए और इसके साथ ना जुड़े। जब नहीं जुड़ेगा तो सिग्नल आएगा ही नहीं, जब सिग्नल नहीं आएगा तो आगे अलार्म ही नहीं बजेगा कि क्लॉट बन जाओ। अब हमने कौन सी दवाइयाँ देनी है जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ब्लॉक करती हैं, तो उनमें से पहला जो मेडिसिन है, ड्रग है, उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखना है, टिक्लो, ठीक है, टिक्लोपीडीन। इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इसीलिए मैं एक जगह छोड़ रहा हूँ। दूसरी जो है ड्रग का नाम है क्लोपिडोग्रेल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोपिडोग्रेल। जब आई वॉज इन थर्ड ईयर MBBS मुझे बहुत अच्छा लगता था ये क्लोपिडोग्रेल। चलें, थर्ड चीज़ है, थर्ड ड्रग का नाम है ठीक है, प्रासुग्रेल, इसको याद रखना है। फोर्थ पे जो हमारे पास ड्रग का नाम है टीका ग्रेलर। और फिफ्थ का नाम है हमारे पास कैनग्रेलर।
ठीक है, ये ड्रग्स क्या हैं, ये हमारे पास एंटी कोगुलेंट्स ही हैं, एंटी प्लेटलेट्स ही हैं, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ही हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। अब टीकोपिडीन जो है ये आजकल यूज्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसीलिए यहाँ से आपको एमसीक्यूज आएगा, ये यूज़ नहीं आता। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल बात है कि ये एक बीमारी काज कराता है। उस बीमारी का नाम है पेनसाइटोपीनिया। पेनसाइटोपीनिया का मतलब ये है, जब आप सीबीसी टेस्ट कराते हैं वहाँ पर आपको सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो डिक्रीज्ड मिलते हैं अपने नॉर्मल मिकदार से, उसको हम पेनसाइटोपीनिया कहेंगे। तो पेनसाइटोपीनिया का मकसद ये हुआ कि ये सारे ब्लड जो जितनी भी मिकदार है सबको कम करता है, इसीलिए टेक्लोपैडीन जो है ये हम आजकल यूज़ नहीं करते। चलें जी, ये समझ आ गई। अब हमारे पास एक और लास्ट है जिसको हम थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर कह रहे थे। ठीक है, अब हमने लास्ट में क्या करना है, थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, क्योंकि 3 चीज़ें थी ना, थ्रोम्बिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हमने पहले भी कहा था, जब मैं लास्ट में रिवाइज भी करवाऊंगा, कि हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, अब तीसरी चीज़ को हमने ब्लॉक करना है। तीसरी चीज़ का मकसद फिर वही बात है, हमारे पास जो प्लेटलेट्स साहब है ना, प्लेटलेट्स बहुत समझदार बच्चा है। अब प्लेटलेट्स के ऊपर थ्रोम्बिन के भी रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थ्रोम्बिन के भी रिसेप्टर होते हैं, और उन रिसेप्टर को एक नाम देते हैं, उनको बोलते हैं पार रिसेप्टर। उनको क्या नाम देते हैं, पार रिसेप्टर बोलते हैं। चलें जी, पार बोलते हैं, PAR, पार रिसेप्टर बोलते हैं इनको। अब हमने किसी तरह इन पार रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, ताकि ये ब्लॉक रहेंगे तभी तो सिग्नल ही आएगा। अगर देखो ना, ये यहाँ से रास्ता बंद हो, अगर ये सिग्नल आ रहा हो तो ये पार रिसेप्टर तक पहुँचेगा ही नहीं, ये वापस मुड़ जाएगा, क्या होगा, क्लॉट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने कौन से ऐसे ड्रग्स देने हैं, यहाँ पर जो हम ड्रग देंगे वो है हमारे पास एटोपेक्जार, और है हमारे पास वोरापेक्जार। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गए इसके 2 ड्रग्स। अब देखो हमारे पास कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब एक चीज़ और समझाता हूँ, ठीक है, एक चीज़ वो क्या है, अब गौर करना है आपने। देखो, हमने ये रिसेप्टर पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे ब्लॉक होता है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब क्यों ना ऐसी दवाइयाँ भी दी जाएं जो कि अगर इंजरी हो भी जाए तो ये जो अंदर वाला स्टिकिंग वाला एरिया था, मटेरियल था, ग्लाइकोप्रोटीन B2 एंड A3B और 3A था, क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ दें ताकि ये जब एक्सपोज हो भी जाए तो ये क्या हो, स्टिकिंग का काम ना करे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, तो इनको भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको काम आ सकें। चलें, हमने कोई ऐसी दवाई देनी है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर लें, तो उन दवाइयों के नाम हमारे पास हैं एब्सिक्सिमेब, दूसरा हमारे पास है टिरोफाइबेन, और जो लास्ट है वो है एप्टीफीबाटाइड। ये हमारे पास क्या है, सारे हमारे पास ड्रग्स की क्लासिफिकेशन भी यही है। अब क्लासिफिकेशन आपको अगर कोई पूछे तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं किस तरह आपने जो है, आप इसकी 4 क्लासिफिकेशन करेंगे, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सबसे पहले आप कौन सी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, आप सबसे पहले ये लिखेंगे थ्रोम्बोक्सिन A2, दूसरी क्लासिफिकेशन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट वाले ड्रग्स, तीसरे में आपने ये लिखना है, चौथे वाले में आपने इनके ड्रग्स लिखने हैं। तो देखो इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल मिल गई, आपको सारे जो है कन्फ्यूजन दूर हो गई कि किस तरह ये काम होता है, किस तरह ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह ये काम करते हैं और कौन कौन से ड्रग्स हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पूरा चार्ट नहीं बनाया, मैंने हर पॉइंट के ड्रग्स अलग अलग लिखे। मैंने थ्रोम्बोक्सिन के अलग लिखा जो कि एस्पिरिन था, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के मैंने अलग लिखे जो कि हमारे पास, ठीक है, कौन कौन से थे हमारे पास, एडिनो डाइफॉस्फेट के ड्रग थे हमारे पास, था टीक्लोपिडिन था, क्लोपिडोग्रिल था, प्रेसोग्रिल था, ठीक है, टीकाग्रेलर था, कैनग्रेलर था, हाँ हमारे पास ये थे। और मैंने थ्रोम्बोन रिसेप्टर है उनके ड्रग्स मैंने अलग लिखे, ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी आपको समझ आ गई है, और लास्ट में के मैंने अलग लिखे। तो होपफुली आपको समझ आ गई है। दुआ में याद रखें, अगर कोई भी टॉपिक समझना हो या कन्फ्यूजन हो तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं बोलान मेडिकल हॉस्पिटल यानी BMC हॉस्पिटल क्वेटा में होता हूं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप
आ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें।